मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन हिंदी क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपको आपकी बुक हिंदी रीडर का पार्ट 2 मेरा बचपन पढ़ाऊंगी। इस पार्ट को मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा था। ये उनके बचपन की ही कहानी है। उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा कि वो बचपन में कैसे थे, क्या करते थे। मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। मीन्स राजकोट एक जगह है, वहाँ के मिनिस्टर थे। वे सत्यप्रिय मतलब सच बोलने वाले, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। मेरी माता का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। वह पूजा पाठ के बिना भोजन नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था, मतलब बहुत हेजिटेशन थी इनके अंदर। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पाठ की एक किताब लाए थे। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में ये बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। सत्यवादी मतलब सच बोलने वाले। यही बात मेरे मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हरिश्चंद्र ने अपने सच बोलने की वजह से बहुत दुख उठाए, लेकिन सच में आखिर वो जीत ही जाते हैं, क्योंकि सच की आखिर में जीत ही होती है। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था, मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियां मिली थी, मतलब स्कॉलरशिप। अपने आचरण की ओर में ध्यान देता था, मतलब बिहेवियर की ओर। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर जाते। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता था, मतलब जब अगर कोई टीचर ने कुछ कह देता था तो उनसे सहा नहीं जाता था। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना, मतलब कि उनसे नाराज हो गए हैं, उन्हें मुझे सहन नहीं हो पाता था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता है खुली हवा में घूमना। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है, एक तरीके की एक्सरसाइज ही होती है सैर करना। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं, मतलब राइटिंग होने की ज़रूरत नहीं होती है, पढ़ाई में अच्छी होगी इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, मतलब उन्होंने देखा कि अगर उनकी किसी की राइटिंग बुरी है तो उसकी एजुकेशन पूरी नहीं मानी जाएगी। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, मतलब उन्होंने बाद में अपनी राइटिंग सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। लेकिन अब उनकी राइटिंग तो पक गई थी एक तरीके से, जब बचपन में ही अच्छे से सीखी जा सकती है सब चीज़, तो अब वो बड़े हो गए थे तो उनसे राइटिंग नहीं सुधर पाई इतनी। सुलेख शिक्षा का ज़रूरी अंग है, मतलब अच्छी राइटिंग होना हमारी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए चित्रकारी मीन्स ड्राइंग सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। मेरे संस्कृत के शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें भी करते कि फारसी बहुत सरल है। यह सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत के शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया, तुमको संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर इसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत न हारो। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका। आज भी मैं उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मैं हाई स्कूल में मंद बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, मतलब कि अच्छी बुद्धि नहीं है, अच्छा स्टूडेंट ही माना जाता था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम ना हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें, तो ये मेरे लिए असह्य था।
मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मुझे दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था। ये बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय के हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीज़ों में न लगता था। अनिवार्य होने के पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। मतलब इम्पॉर्टेंट होने से पहले, कंपलसरी होने से पहले उन्होंने कभी ये नहीं करा था सब। वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। मतलब वहाँ न जाने की एक वजह उनकी हेजिटेशन भी थी। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति ये अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में ये गलत विचार घर किए हुए थे कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। उस टाइम उनके मन में एक गलत विचार था कि एजुकेशन का और एक्सरसाइज का कोई रिलेशन नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। मतलब उनका जो एक्सरसाइज न करना चाहते थे, उसका दूसरा वजह थी पिताजी की सेवा करना। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा, मतलब रुकावट आने लगी। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कहाँ छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, ये कैसे सिद्ध करूँ, कैसे प्रूफ करूँ? कोई उपाय न था। मैं मन मारकर रह गया, रोया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को भी सावधान नहीं रहना चाहिए। मतलब सच बोलने पर भी हमें केयरफुल रहना चाहिए, उसके प्रूफ करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। ना होमवर्क टाइम। आपको आपके पार्ट 2 में आए 20 कठिन शब्द लिखने हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको 20 कठिन शब्द लगते हैं वो लिखने हैं और शब्दार्थ लिखने हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।